हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था क्वेश्चन को। ये मैंने करवा दिया था आपको, AO √56 √12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करने की कोशिश करो, 12 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो क्या शुरुआत करें? क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और करने की कोशिश की होगी आपने। तो यहां से अपने पास A, B और C, एक सर्किल अपने पास है। ये A, B और C, ये इसने ऐसे हमारे लिए बनाया है, A, B और C। अब सिर्फ और सिर्फ जो एंगल है वो केवल और केवल मुझे ही दिखाई देगा। क्वेश्चन आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब ये जो इधर वाला छोटे वाला, सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा इसको। ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट O है। ये वाला पॉइंट अपने पास जो है इसका सेंटर दिया हुआ है O। ये वाला पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है D। और यहाँ से अगर इसको मिलाया जाए यहाँ पर, तो ये इसने कहा है कि एंगल बाइसेक्टर है। और इसने दिए हुए भी हैं कि ये वाला एंगल 20 है, ये भी 20 है और ये 30 है। ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, जो गिवन है वो लिख रहा हूं। ये वाला 20 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला भी गिवन है 20 डिग्री। ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट वापस पढ़ना चाहे फिर से आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग क्वेश्चन चाहो तो वापस पढ़ सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर अपने पास ABC, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। BCO ये कोण 20 डिग्री दिया हुआ है। OCD ये कोण 20 डिग्री दिया हुआ है। देन ODC, ये यहां पर ODC ये वाला एंगल पूछा गया है। याद रखना आंसर अपने पास, कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ लोग क्या करते हैं, ये 30 डिग्री अगर है तो इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन उनको लगता है ये 60 है और ये 20 है, और ये कर देते हैं फिर 100 डिग्री, ट्रायंगल का तीसरा एंगल। ध्यान रखना साफ साफ गलत हो जाएगा। ये वाला एंगल यहाँ पर 60 डिग्री नहीं होगा। जो एंगल 60 डिग्री होगा सेंटर पर बना एंगल, हमारे पास ये वाला एंगल अगर इसको इससे मिलाते हैं, अगर हम लोग कभी भी इससे ज्वाइन करें तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। ये गलती आप लोग मत करना। किसी भी आर्क द्वारा, आर्क की लेंथ कम से कम सेम होनी चाहिए, ये आप लोग याद रखना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 60 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा ये 30 अगर है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल डबल होता है, वो पूरा एंगल DOC। आप लोग 60 डिग्री मत मान लेना, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे राहुल निमेश का आंसर आ गया 100, जो कि साफ साफ राहुल गलत हो गया। जो बात मैं मना कर रहा हूं कि ऐसा मत करना, वही आपने किया राहुल निमेश भाई। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं, यहां से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मुझे बताइए रेडियस हमेशा बराबर होती हैं। ये O से B तक और O से A तक रेडियस हमेशा इक्वल होती हैं।
तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, सब लोग मुझे ये बताने की कोशिश करना, ये समझाने की कोशिश करना कि ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है और दो साइड इसकी बराबर हैं, तो बचे हुए एंगल क्या अपने पास 120 का आधा, ये भी 60 डिग्री और ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो क्या ये वाला एंगल जो हुआ वो क्या 40 डिग्री हो गया क्या, पूरा एंगल 60 डिग्री। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब OA बराबर AC बराबर OC। OA बराबर OC तो पहले से है और बराबर आ गया AC के, ये भी इसके बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज बन गया। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? अगर मैं आपके लिए बात करता हूं इस ट्रायंगल की, मैं फिर से समझाता हूं सभी लोगों को, कोशिश करना। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये एंगल अगर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 30 है, तो सेंटर पर बना एंगल डबल होगा 60। अब OA बराबर OC इसलिए क्योंकि रेडियस है, ये तो पहले से ही इक्वल हैं, और ये अगर 60 डिग्री है किसी ट्रायंगल का, तो क्या आप लोग बचे हुए एंगल निकाल सकते हो क्या? बचे हुए एंगल भी फिर अपने पास दो साइड बराबर हैं, तो 60 है तो 120 बचा, 60 और 60, तो इधर वाला 20 दिया हुआ है तो इधर वाला मैंने 40 लिख दिया। हाँ ना बोलिए, ये 40 कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? अब अगर मैं बात करूं, देखना, उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये एंगल 30 डिग्री है, ये ट्रायंगल का पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो ये पूरा कोण 70 डिग्री क्यों होगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो कंप्लीट एंगल होगा यहां पर वो कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर ये 70 डिग्री होगा, ट्रायंगल का तीसरा एंगल, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रायंगल में ABC की बात कर रहा हूं, तो ABC की बात करो तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, 80 और 30 अपने पास 110, तो त्रिभुज का तीसरा कोण पूरा 70 डिग्री बचेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। दूसरा, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। क्यों? ये वाला एंगल 70 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, देखना, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, बाह्य कोण का काम कर रहा है। तो याद रखना, ये कोण अगर अपने पास 30 डिग्री है, ये कोण अपने पास 30 डिग्री है, ये 20 और 20 40 डिग्री है, तो आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल होगा 70 डिग्री। ये कोण 70 डिग्री इसलिए क्योंकि ट्रायंगल ABC का तीसरा एंगल, ये कोण 70 डिग्री इसलिए क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या AB और AC और AD भी बराबर हो गया? क्या AC बराबर हो गया किसके? AD के, ये इक्वल हो गए। अब मुझे बताओ, क्या अपने पास OC और AD भी इक्वल हो गए? क्या OC और AD इक्वल हो गए हैं? अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, ट्रायंगल की दो साइड तो बराबर है, OC बराबर है AD के। वो डायग्राम ऐसे ही बन गया, उसमें हमारी गलती नहीं है, जैसा बन गया वैसे ही बनाना पड़ेगा। और ये एंगल अपने पास 20 डिग्री है, तो क्या ट्रायंगल का एक एंगल अगर 20 डिग्री है और दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल गिवन अगर है, तो क्या बचे हुए एंगल आप लोग निकाल सकते हो? क्या आप कहोगे सर निकाल सकते हैं, 20 है तो 160 बचा, और 160 को आधा आधा करोगे तो क्या 80 डिग्री, और क्या 80 डिग्री, तो एंगल ODC, ये अपने पास C पॉइंट है, C ये पॉइंट O है, ये D है। OC बराबर है किसके? अपने पास OC AD बराबर नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, AD नहीं है, ये अपने पास CD है। ये अपने पास ये दोनों बराबर हैं, AC बराबर है 70 डिग्री और 70 डिग्री, तो इस 70 के सामने ये वाली, इस 70 के सामने वाली, CD बराबर है, डायग्राम मैंने सही बनाया, CD बराबर है OC के, तो ये भी 80, ये भी 80, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ध्यान रखना, वो A ऑप्शन होगा, 80 डिग्री होगा। क्वेश्चन लगता आपको ऐसे आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसके अंदर घुसते जाओगे तो आपको पता लगेगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक बार आपको वापस समझाऊंगा फटाफट, आप किसी बच्चे को कम समझ में आए तो फिर देख लेना। ये अपने पास जो कोण है ये 30 डिग्री अगर है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री डबल। रेडियस बराबर है, ग्रीन वाली दोनों रेडियस बराबर हैं, रेडियस बराबर होते ही अपने पास ये 60 है, तो बचे हुए दोनों एंगल हम लोग निकाल लेंगे 60 डिग्री और पूरा 60 डिग्री। तो इधर वाला 20 है तो इधर वाला मैं 40 लिख सकता हूं। इससे 60, 60 और 60 देखकर अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये तीनों इक्वल होंगे। अब ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा 70 डिग्री, ये लिख दिया मैंने।
ये 30 है, ये अपने पास 40 है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर लिख दिया 70, तो AC और DC भी बराबर हो गए, AC और DC भी बराबर हो गए, और AC और DC बराबर हो गए तो ये पहले से ही बराबर है, ये रेडियस इसके पहले से ही बराबर है, ये भी R के बराबर आ गया, तो ये दोनों इक्वल होते ही एक एंगल 20 डिग्री अगर दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर गिवन है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड अगर बराबर है तो बचे हुए दोनों एंगल हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग अगर खुले, इसलिए ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाता हूं। थोड़े बड़े क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे ज्योमेट्री के, जिससे आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो। चलो अगला क्वेश्चन 13 नंबर करने की कोशिश करो। दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, M और N पर काटते हैं, O और Q इनका सेंटर हमारे पास बनाया गया है। देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूं और फिर आपको सही समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बना। दो सर्किल अपने पास एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हैं, दो सर्किल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, मान लीजिए एक अपने पास ये वाला है और दूसरा अपने पास ये वाला है, जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं ऐसे, और M और N पर काटते हैं। एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं और M और N पर काटते हैं, ये दो सर्किल हैं। ठीक है, ये देख लो आप लोग एक दूसरे को M तथा N पर काटते हैं। ये पॉइंट इसने नाम दिया है M और ये इधर वाले पॉइंट का नाम दिया इसने N। यदि KL की लेंथ, ऊपर अपने पास K से L पर एक लाइन खींची गई है, KL की लंबाई अपने पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो KLN का क्षेत्रफल बताइए। यहां से एक लाइन इसने खींची, देखो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा छोटा दिखाई अगर दे रहा है तो मैं बना देता हूं। ये जो अपने पास है KL, ये अपने पास बनाया गया है, ये पॉइंट अपने पास K है, ये पॉइंट L है। उसने कहा है यदि K से L तक की दूरी गिवन जो है KL बराबर अगर 6 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया, देन ट्रायंगल KLN का क्षेत्रफल बताइए। ये हमारे पास ट्रायंगल बता दिया इसने KLN, इसका एरिया आपको बताना है। इस ट्रायंगल का जो KLN बनेगा इसका एरिया आप लोग बताइए। ये हमारा क्वेश्चन था। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अच्छे से अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो फिर से एक बार पढ़ सकता है और उसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगा। दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, M और N पर काटते हैं। M से खींची गई स्पर्श रेखा K तथा L पर मिलती है। स्पर्श रेखा नहीं है, खींची गई रेखा ही ओनली, ध्यान रखना। K व L पर इंटरसेक्ट करती है। KL इक्वल्स टू 6 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल KLN। ध्यान देना, अगर अपने पास ब्लैक वाला जो सर्किल है, देखना ब्लैक वाले सर्किल का सेंटर ये यहाँ पर होगा और ये जो अपने पास रेड वाला जो सर्किल है उसका सेंटर यहाँ पर होगा। तो याद रखना यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अपने पास R है, ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास R है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी
वो अपने पास आर होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो अपने पास आर होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास आर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही इस रेड या ऑरेंज जो भी आपकी तरफ कलर दिखाई दे रहा हो, इसकी रेडियस भी आर है। जब भी दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो उनकी रेडियस बराबर होती है, उनकी रेडियस बराबर होती है जब भी दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत आसान है, याद रखना आप लोग। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपने पास ये कोण जो है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया आर और आर से ये कोण अपने पास जो होगा 60 डिग्री होगा। ऐसे ही ऊपर वाला एंगल भी अपने पास 60 डिग्री होगा। और ये 60 डिग्री कैसे हुआ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहां से यहां तक ब्लैक वाली आर्क है, यहां से यहां तक ब्लैक आर्क है, यहां से यहां तक ब्लैक वाले सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और उससे पहले मुझे एक बार सारे लोग मिलकर ये बताइए, क्या ये 60 और 60 कैसे आया, ये तो समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, ये अपने पास 60 और 60 कैसे आया, ये बात एक बार सारे लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे बताओ, इस आर्क द्वारा, सारे लोग ध्यान से सुनना, इस आर्क द्वारा, ब्लैक वाली आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 120 डिग्री है। इस ब्लैक वाली आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 120 डिग्री है। तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, क्या यहां पर बना एंगल 60 डिग्री होना है क्या? ये जो मैंने थोड़ी और डार्क कर दी है, इस ब्लैक वाली आर्क को देखिए, इसका सेंटर, ब्लैक वाले का सेंटर ये है, इस सेंटर पर आप लोग ध्यान देना, ब्लैक वाले का सेंटर ये है अपने पास, ये यहां पर सेंटर है। मुझे बताइए, इस आर्क द्वारा, ब्लैक वाली आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 120 है, तो क्या सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर यहां एंगल 60 डिग्री कहां से आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये बाद में अगर एक साथ देखोगे, पूरा डायग्राम जब अचानक एक साथ देखोगे ना, तो लास्ट में आपका दिमाग कहेगा समझ में नहीं आया। एक एक पॉइंट समझते चलो, और अगर वापस खुद करोगे तो भी खुद से हो जाएगा, और वापस अगर वीडियो देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अचानक से जब एक साथ देखोगे तो लास्ट में आपका दिमाग बोलेगा नहीं समझ में आया, कहां से आ गया। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट आपसे पूछता जा रहा हूं कि इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 120, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है, आधा होता है तो 60 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, इस सर्किल की अगर मैं बात करूं, इस सर्किल की मैं बात करूं, तो इसके द्वारा यहां से यहां तक देखना, इस सर्किल की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो सर्किल है, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 120 डिग्री है। इस आर्क द्वारा यहां से इतनी जो आर्क है, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये जो एंगल है देखना, इस आर्क द्वारा ये जो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल है 120 डिग्री है। तो सेम आर्क द्वारा मुझे बताओ, इसी आर्क द्वारा यहां भी सरकमफ्रेंस, इस पर दोनों सरकमफ्रेंस की बात हो रही है भाई, सेंटर और उसकी बात नहीं हो रही। यहां पर भी दूसरा थोड़ा सा अलग सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, यह आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 120 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल यहां भी 120 डिग्री होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब की बार सेंटर और सरकमफ्रेंस पर नहीं बना, दोनों ही इस आर्क द्वारा, ये जो अपने पास रेड वाला सर्किल है, इसके सरकमफ्रेंस पर बना एंगल है, तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 120 यहां पर, तो थोड़ा ऊपर की तरफ बने तो भी 120। एक स्ट्रेट लाइन थी, ये 120 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर 60 डिग्री हैं, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ तीसरा भी 60 डिग्री होगा। और क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड अगर दी हुई है, यही हमें बतानी थी। अर्णव, अगर दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो, दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से अगर कभी भी पास हो, तो ध्यान रखना दोनों की रेडियस इक्वल होती है। तो अपने पास √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इससे कट गया 2 बार, तो आंसर आ गया 9√3। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। बहुत सही क्वेश्चन था, एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में आ सकते हैं।
आया हुआ नहीं आज तक, आगे आ सकता है। क्या आगे चले? ये था क्वेश्चन नंबर 13। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। चलो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे ठीक है अनुज। एक वृत्त O की स्पर्श रेखा BC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कारण है। AB व AC को बढ़ाने पर O तथा E पर स्पर्श करते हैं। ट्रायंगल का एरिया अगर दिया हुआ है, देन सर्किल का एरिया आप लोग बताइए। किसी भी सर्किल का एरिया अगर आपको पूछा गया है, देन आपको ABC BC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कारण है BC। ये अपने पास ऐसा है, एक राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर हैं। ये दो साइड बराबर हैं A और A। ये अपने पास A BC कारण है। हाइपोटेनस को आगे बढ़ाने पर, AB व AC को आगे बढ़ाने पर एक सर्किल है जो इसको टच कर रहा है। यहां पर इसका एरिया हम लोगों को दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। यहां पर O को E तथा F पर, AB को आगे बढ़ाने पर E पर और इसको F पर एक सर्किल हम लोगों ने बनाया ऐसे। सर्किल हम लोग बनाते हैं, देखना। ये सर्किल अपने पास है और इसका एरिया दिया हुआ है। इसका एरिया हाफ इंटू, देखना, हाफ इंटू A होता है, जो क्वेश्चन में गिवन है अक्स स्क्वायर। इतना क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमें इसका एरिया पूछा है। सर्किल का एरिया बताइए। क्वेश्चन वापस पढ़ना चाहो तो क्वेश्चन वापस पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन का एक बार वापस अगर देखना चाहते हो, एक वृत्त O की स्पर्श रेखा BC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कारण है। AB तथा AC को आगे बढ़ाने पर वृत्त को O E तथा F पर स्पर्श करते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अक्स स्क्वायर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए आप लोग ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की सारे लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर सोल्व करोगे तो A का मान जो आ जाएगा वो √2x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू √2x है। ये वाली साइड √2x आ गई, ये वाली साइड √2x आ गई और ये वाली साइड कितनी होगी फिर 2x। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये 2x आ जाएगा। पहले तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और सर्किल का एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो जरूर उसके हमें रेडियस चाहिए। ये बात ध्यान रखना, सर्किल का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन S माइनस A। और A वो वाली साइड होती है जिस साइड पर सर्किल बना है, अगर आपको याद हो तो यहां पर रेडियस अगर आप लोग निकालोगे तो ऊपर तो एरिया, ट्रायंगल का एरिया एक्स स्क्वायर है। यहां सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड के सम का आधा। तो ये और ये जोड़ा तो 2√2x, ये जोड़ा तो 2x अपॉन 2। ये सेमी पेरीमीटर की वैल्यू है। S का मान होता है तीनों साइड के सम का आधा और ये अपने पास A का मान अब की बार यहां पर कितना है 2x। मुझे आप लोग ये बताइए कि ये फॉर्मूला जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने समझाया था, क्या सभी को याद है क्या?
यहाँ से 2 कॉमन लेकर हम लोग काट देंगे और अक्स भी कॉमन ले सकते हैं, अक्स स्क्वायर 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से अक्स कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से अपने पास बचेगा 2 और एक अक्स से एक अक्स कट जाएगा, ये अपने पास है। तो यहाँ से रेडियस जो आएगी वो आ जाएगी अक्स अपॉन √2 - 1। रेशनलाइज कर दें ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा अक्स इंटू √2 + 1, ये अपने पास इसकी रेडियस आ गई। और किसी भी सर्कल की रेडियस अगर आपके पास है तो एरिया तो आप लोग निकाल ही सकते हो, πr², इसका स्क्वायर करोगे तो अक्स स्क्वायर इंटू √2 + 1 का स्क्वायर, और √2 + 1 का स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab, तो a² + b² तो 3 हो गया, प्लस 2ab 2√2 पाई अक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। तो ये अपना πx² × 3 + 2√2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, πx² + 3√2 आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इसका एरिया दिया हुआ था अक्स स्क्वायर, हाफ, दोनों आइसोसेलेस दिया हुआ है, गिवन है ए और ए बराबर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए का मान √2x आ गया, √2x आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से 2x आ जाएगा। इधर अगर सर्किल बना रहे हैं उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, एस का मान होता है सेमी पेरीमीटर, ए का मान जिस तरफ बनाते हो वो ए रखते हैं। सोल्व करते गए रेडियस आ गया, और रेडियस के बाद हमने πr², रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए। a बराबर 2x नहीं है, a बराबर 2x नहीं है, 2 आगे जाएगा तो a बराबर 2x², और रूट लोगे तो a बराबर √2x आएगा, ध्यान रखना, a बराबर √2x आएगा और ये 2x। यहाँ पर ये जो a होता है ये वाला a नहीं है, ये वाला a वो होता है जो इसके सामने वाली साइड होती है, ध्यान रखना, ये जिस साइड पर बना है वो वाला होता है। यहाँ पर a का मान, ये a नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर ये अपने पास जो होता है जिस साइड पर बना है, इस साइड पर बनता तो यहाँ ओनली हम लोग √2x लिखते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड पर बाहर हमें सर्किल बनाना है। तो एक बार फिर मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद अगला जो क्वेश्चन आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 15। चलो करने की कोशिश करो आप। सोल्व करने की कोशिश करो। दिए गए चित्र में ABCD एक वृत्त है जिसका केंद्र अपने पास O है, AB की लंबाई BC से अधिक है, वृत्त के और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है। AE और AD का रेशियो आप लोग बताइए। देखना ODC बराबर ADE, ODC बराबर ADE, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन सब चल रहे हैं। आप लोग ढंग से कोशिश करोगे, पूरा दिमाग लगाओगे तभी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चंस होंगे नहीं आपसे, ये याद रखना आप। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर की तरफ ये इसका सेंटर है, अपने पास इसका सेंटर है O, और यहां से उसने एक पॉइंट मिला है यहां पर E, और इसने कहा है, ये नाम दिया इसने ABCOD। इसने ये हम लोगों से बोला है कि अगर E को मिला दें तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये चीज हमें कहा गया है। ये वैसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। मुझे आप लोग ये बताइए, AE और ED का रेशियो पूछा हम लोगों से, AE और AD का रेशियो हम लोगों से पूछा और आसानी से हम लोग बता देंगे। मुझे आप लोग ये बताइए, रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री होता है,
रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री होता है। हमें अगर AE और AD का रेशियो पूछा है तो अपने पास ये जो एंगल होना चाहिए, हम लोग ये रेशियो तब बता पाएंगे जब अपने पास ट्रिग्नोमेट्री हो। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल पता होता है कौन कौन सा, हमें पता होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो वहां पर आपको दिमाग लगाना है। रेशियो तो आप लोग ढंग से तब बता पाओगे जब 0, 30, 45, 60 और 90 हो। तो क्या थीटा का मान जो है यहां पर, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, क्या थीटा का मान 0 डिग्री हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं हो सकता। एक बार मैं 30 को छोड़ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, क्या थीटा का मान 45 डिग्री हो सकता है क्या? ये दोनों बराबर है। आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है, और मैं भी कहूंगा थीटा का मान 45 डिग्री हो सकता है। लेकिन यहां भी 45 डिग्री हो गया, यहां भी 40, ये दोनों बराबर हैं। ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, 90 तो यही हो गया। फिर बीच वाला एंगल कितना बचेगा? इसका मतलब अपने पास 45 डिग्री तो नहीं हो सकता थीटा का मान, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है डी पर बुरा बना एंगल 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए, मैं बोलूं कि थीटा का मान क्या 60 डिग्री हो सकता है क्या? आप कहोगे 60 डिग्री तो सर हो सकता है, यहां आराम से ले सकते हो। लेकिन अगला पॉइंट सोचोगे कि ये दोनों एंगल बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बराबर क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 60 तो ये हो गया और 60 ये हो गया, तो 60 और 60 120 तो यही हो गया है। फिर पूरा तो 90 ही है, तो 120 कैसे हो सकता है? और 90 तो हमें पता है हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री हो सकता है? 30 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है ये वाला एंगल। तो इसको अगर 30 डिग्री लोगे तो ये अपने पास कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ये अगर 1 है या x मानो या 1 मानो तो ये अपने पास √3 होगा। ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि 30 के पास वाली जो साइड होती है वो हमेशा, ये अगर 30 डिग्री है और 90 डिग्री है तो ये अगर 1 है तो ये √3 होगा, या ये अगर x है तो ये √3x होगा। बाद में रेशियो पूछे तो x कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1:√3। बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये अपने पास 1:√3 ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। सारे लोग बोलिए एकदम हाँ ना बोलो, समझ में आया है क्या? फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एरिया इसलिए दिया है ताकि आप लोग बेसिक से कर सको। एरिया हम लोगों को इसलिए दिया है ताकि आप बेसिक से कर सको। देखो भाई डेविल, ये एरिया इसने अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात π/√3 दिया हुआ है। ये एरिया इसमें इसलिए दिया हुआ है ताकि ऐसे सोचकर अगर नहीं करना चाहो तो कोई स्टूडेंट अगर बेसिक से करना चाहो तो उसको भी तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए ये एरिया दिया हुआ है। ये देखिए, ये इसका सेंटर है A, B, C और D, ये इसका सेंटर है। यहां से यहां तक ये जो दूरी है ये अपने पास मान लो रेडियस R है, तो ये कोण थीटा होगा। तो सर्किल का जो एरिया होगा वो तो होगा πr²। सर्किल का जो एरिया होगा वो तो होगा πr², क्योंकि रेडियस R मान चुके हैं। अपॉन किस किस का रेशियो दिया हुआ पढ़ना एक बार, किस किस का रेशियो दिया हुआ है? वृत्त के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात। हम लोगों को द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अपने पास इसका एरिया अगर निकालना है तो मुझे सारे लोग बताओ, ये कोण अगर मैं थीटा मान लूं, सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, ये कोण अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या 1/2 दोनों साइड को इनटू करते हैं और बीच का कोण हमेशा साइन थीटा में लेते हैं? हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या आपको? और टोटल अपने पास ये तो एक भाग का क्षेत्रफल आया है, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना है इस वाले भाग का तो इसको गुना करना पड़ेगा 4 से। जब आपको ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई थी, रेक्टेंगल मैंने बताया था, तो मैंने कहा था ये जो होता है, जो अपने पास दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 1/4 का एरिया आ गया है, तो फिर हमें टोटल का एरिया निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने इंटू कर दिया किससे? 4 से। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? तो यहां पर ये 10 बजे के बाद बफरिंग करना शुरू कर ही देता है, पता नहीं क्या हो गया इसको।
ये अपने पास कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई इसलिए मैंने बोली ये वाली बात, पाई इज टू रूट थ्री। पाई से अपने पास पाई कट गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से कट गया 2 बार, तो साइन थीटा अगर ऊपर ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इधर जाएगा ऊपर, तो क्या रूट थ्री इधर आ जाएगा, तो इधर तो बचेगा रूट थ्री और यहाँ पर बचेगा 2। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने मुझसे पढ़ ली है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने मुझसे पढ़ ली है तो मुझे आप लोग ये बताइए थीटा का मान क्या यहाँ पर 60 डिग्री होता है क्या रूट थ्री बाई टू से? तो ये कोण अगर 60 डिग्री आ गया है, ये एंगल अगर 60 डिग्री आ गया है, तो क्या इधर वाला एंगल 120 डिग्री होगा क्या? और ये एंगल अगर 120 डिग्री आ गया है, देखना ये अपने पास आया 60, तो ये वाला आएगा 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री अगर आ गया है तो रेडियस बराबर होती है, तो क्या बचा हुआ एंगल ये 30, और 30 क्या यही होना है क्या? और ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो यहां से वो हमने डायरेक्ट सोच लिया, इसलिए अपने पास आ रहा है। बेसिक तरीके से अगर करना चाहो तो। हाँ, ये 10 बजे के बाद बफरिंग होना शुरू हो जाता है यार, 10:05 पर, कभी 10 मिनट पर। इसका कारण मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या अब ठीक है क्या क्लास? तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये उम्मीद आप समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़े से क्वेश्चंस बड़े हैं, बीच में बफरिंग करेगा तो फिर चीज़ें कम तो वैसे ही समझ में आएंगी और फिर आगे और कम समझ में आना शुरू हो जाएंगी। चलो ये क्वेश्चन करो पहले, क्वेश्चन नंबर 17। हेलो, ये बच्चों का रिप्लाई करने के लिए आप देखो एक बार, वो वही बफरिंग वाला इश्यू बता रहे हैं।
तो देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा है, इसको करने की कोशिश करो। इस चीज को हम लोग सेगिटा बोलते हैं। ये किसी भी आर्क पर यहां से यहां तक मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इस चीज का नाम होता है, जो नया नाम आया है, सेगिटा। ठीक है ना? चलो करने की कोशिश करो। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास को वापस से एक बार अपलोड करता हूँ। हो सकता है बफरिंग जिसकी क्लास एकदम ठीक चल रही हो उसके पास भी एक बार आए, तो घबराना मत। मैं वापस से अपलोड कर रहा हूँ मेरे एंड से। अब मुझे बताओ, क्या एकदम ठीक है क्या? क्या अब ठीक चल रही है? तो चलो ये क्वेश्चन करो फिर। मैंने फिर से इसको अपलोड किए तो अब सही चल रही है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा। अब सही चल रही है ना? ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, और सिर्फ अब क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा मैं, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ये अपने पास कोई भी अगर सर्किल है, देखना, ए बी और सी, ए बी और सी, यहाँ पर ये जो सेगिटा था, ये अपने पास ए बी और सी, ये यहाँ पर इसकी रेडियस हमें दी हुई है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर मान लो, रेडियस दी हुई है कैपिटल आर। सेगिटा होता है इसके यहाँ से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। ऐसे इसकी लेंथ दी हुई हमें बी। तो मुझे बताइए टोटल सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी आर थी, और सेगिटा मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो सेंटर से यहां भी परपेंडिकुलर डाल दो, तो क्या ये दूरी आर माइनस बी बची क्या? तो सारे लोग समझने की कोशिश करना, सेंटर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। सेंटर हमेशा अपने पास मिड पॉइंट होता है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये सेगिटा जो होता है वो भी हमेशा मिड पॉइंट पर आकर मिलता है। ये मिड पॉइंट पर जो डिस्टेंस होती है इसका नाम सेगिटा होता है, ये वाला। तो मुझे ये बताइए मिड पॉइंट को किसी भी ट्रायंगल में
इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर r माइनस बी है तो इसकी जो लेंथ होगी वो 2 इंटू आर माइनस बी होगी। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कनक गर्ग जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, वो अपने पास किसी अगर ट्रायंगल के का पॉइंट पैरेलल मूव कर रहा है, एक लाइन के पैरेलल मूव कर रहा है, आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछना है कनक गर्ग। आपका जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो मैं आपका बात समझ गया हूं, तो उसका जो आंसर होगा वो अपने पास होगा सेंट्रोइड। एक लाइन के पैरेलल, एक बीसी के पैरेलल दूसरा मूव कर रहा है तो वो सेंट्रोइड होगा आंसर। ये देखिए, मुझे बताइए सेम अगर इस लाइन की लेंथ 2 इंटू आर माइनस बी कैसे आया? क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट है ये, और ये अगर मिड पॉइंट है, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर आर माइनस बी है तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक, ये अपने पास होगी 2 इंटू आर माइनस बी, 2 इंटू आर माइनस बी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से ऐसे ही फिर से बफरिंग करना शुरू कर दिया है भाई कुछ बच्चों का। यहां से मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर a है तो इधर अगर ये वाला जो होगा वो क्या r माइनस ए होगा क्या? ये भी मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर होगा तो मिड पॉइंट होगा। तो ये r माइनस ए है, तो ये वाली जो टोटल डिस्टेंस अपने पास होनी है, ये वाली टोटल डिस्टेंस, क्या ये अपने पास ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ ये है, तो इसकी लेंथ होगी 2 इंटू आर माइनस ए। बोलिए ठीक है क्या? बोलो समझ पा रहे हो क्या आप लोग? मुझे बताइए, क्योंकि रेशियो सेम होगा ना पैरेलल लाइन का, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। सेंट्रोइड इसलिए होगा क्योंकि रेशियो सेम होगा 2:1, 2:1 और 2:1। क्या क्लास अब एकदम ठीक है? यहां पर मुझे आप लोग ये बताइए, 2 इंटू आर माइनस बी अगर है, देखना आप लोग 2 इंटू आर माइनस बी अगर है, तो मुझे आप लोग ये बताओ 2 इंटू आर माइनस बी कैसा है? ये बात तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताओ, फिर मैं ये डायग्राम वापस बनाता हूं। ठीक है ना? तो यहां पर अपने पास ये डायग्राम मैं वापस बनाता हूं। ये चीज आपको उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा कि ये 2 इंटू आर माइनस ए कैसे आ गया। ये अपने पास जो है ए बी और सी, अगर कोई भी ट्रायंगल है अपने पास, तो यहां पर ये अगर सेगिटा अपने पास बी दिया हुआ है तो ये लाइन होगी 2 इंटू बी आर माइनस बी, ये डिस्टेंस 2 इंटू आर माइनस बी, और ये वाली लेंथ होती है 2 इंटू आर माइनस ए, और इसकी जो रेडियस है वो अपने पास होगी आर और आर, और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री। बस इस सेगिटा का काम यही था। ये अगर b है तो ये ट्वाइस ऑफ r माइनस बी, और ये अगर a है तो ये r माइनस ए, और ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर ये होगी तो ट्रायंगल की ये साइड जो होती है वो ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम से ये डबल होती है, अगर आप याद है तो। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्वेश्चन ये काफी बड़ा है, क्वेश्चन छोटा नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। इसने अंदर की तरफ एक सर्किल भी बनाया है, इसने अंदर की तरफ एक सर्किल भी बनाया है। तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी, अंदर की तरफ जो सर्किल इसने बनाया है, इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास होता है, इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो इन दोनों साइड को तो जोड़ते हैं और ये सामने वाली घटाते हैं। क्या याद है क्या? a प्लस बी माइनस सी बाई 2। इन रेडियस का फॉर्मूला मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, याद है क्या? a प्लस बी माइनस सी बाई 2। क्या याद है क्या? c बोलते हैं हाइपोटेनस को 90 डिग्री। ये दोनों ऐड करते हैं, 2 अगर बाहर कॉमन ले लूं, 2 सभी जगह से बाहर कॉमन ले लूं, तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे, r माइनस ए, r माइनस बी,
और इसको हम लोग माइनस करेंगे माइनस आर। 2 कॉमन ले चुका हूँ, 2 टाइम ये है, 2 टाइम ये है, 2 आर है, 2 जगह से सभी जगह से कॉमन ले चुका हूँ, इन दोनों को तो जोड़ दिया और ये वाला घटा दिया और 2 कॉमन ले लिया और अपॉन 2 जो होता है वो फॉर्मूले में होता ही है, 2 से 2 कट गया, आर से एक आर कट गया, तो स्मॉल आर बराबर आ गया आर माइनस ए माइनस बी। बोलो एकदम ठीक है क्या? और इस चीज को क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इस वाले को एक बार हटा रहा हूं, भाई इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फिर मैं इसको यहां पर इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। तो यहां पर अपने पास ऐसा है, क्या मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो? ये कोण अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी 4 आर माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगा 4 आर माइनस बी का स्क्वायर, ये लो, बराबर 2 आर का स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर यानी 4 आर स्क्वायर। यहां से कॉमन आके 4 से 4 तो सभी जगह से कट जाएगा, कॉमन आके 4 से 4 कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर अगर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर अपने पास आर स्क्वायर। याद रखना भी 4 से 4 कॉमन आके कट गया है, आपको ये नहीं लगना चाहिए सर 4 कहाँ गया, कॉमन आकर कट गया है। याद रखना इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो इसको लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर माइनस 2 अपने पास लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी इंटू आर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको सोल्व करने के एक्स के मान निकालने के तरीके होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अगले चैप्टर में आप सीखोगे, ये जैसे ही क्वेश्चंस इसके खत्म होंगे अगले चैप्टर में एक चीज मैं सिखाऊंगा, कहाँ से आया कैसे आया वो पूरा मैं बताने वाला हूं आपको। तो इसमें अपने पास a का मान तो 1 है, ये इसको आप लोग बोलोगे b और इसको कांस्टेंट जो उसको बोलोगे c। तो यहां से r का मान अगर निकालना है तो r बराबर रख सकते हो माइनस b, ये पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 इंटू ए प्लस बी, बी का मान ये पूरा है याद रखना माइनस के साथ, तो माइनस का b और b की जगह ये पुट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान यहां पर 1 है और c का मान यहां पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a, a का मान यहां पर 1 है। यहां से 4 अगर कॉमन ले लोगे, ये 4 अगर कॉमन लोगे, देखना क्वेश्चन बड़ा है, 4 अगर कॉमन लोगे तो अपने पास यहां से 2 बाहर आएगा, 4 का रूट 2 बाहर आता है और सभी जगह से 2 कॉमन ले लोगे तो यहां तो बचेगा a प्लस बी, यहां पर बचेगा प्लस माइनस रूट के अंदर 4 तो ध्यान रखना मैं कॉमन ले चुका हूं, इसका होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का अंदर साइन है तो माइनस 4 तो कॉमन ले ही चुका हूं मैं, और वो जो 4 का रूट 2 बाहर आया उसको भी मैं यहां ले चुका हूं, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे 2 तो चल ही रहा है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बस सोल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये क्वेश्चन खत्म होने का नाम लेगा ही नहीं। तो r बराबर जो बचा वो बचा a प्लस बी प्लस माइनस 2 रूट ए बी, और यहां से हम लोग ये जो निकाल चुके हैं स्मॉल r बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये r बराबर कैपिटल R बराबर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी नहीं, ये r इधर रख लो, r प्लस a प्लस बी लिख सकते हैं। तो कैपिटल R की जगह आप लोग r a प्लस बी, कैपिटल R की जगह आप लोग रख सकते हो स्मॉल r प्लस a प्लस b बराबर होगा a प्लस बी प्लस माइनस रूट 2ab। तो a और b से तो a और b कट गया है तो अपने पास r बराबर बच गया रूट 2ab, r बराबर नेगेटिव तो होगा नहीं, r बराबर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होना है, तो रूट 2ab ये अपना आंसर आ गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एसएससी का है नहीं, लेकिन अपने पास रूट 2ab ये अपना आंसर आ गया, ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है। इसका एग्जाम में नहीं, डेविल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस आपका दिमाग खुले इसलिए मैंने कुछ बड़े क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं। पिछले 2-3 दिन से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि सर मॉक में क्वेश्चंस थोड़े से बड़े आते हैं और टेस्ट सीरीज में तो आप लोग बड़े कुछ भी वो डाल सकता है। एसएससी का कोई भी पेपर देखना, जैसा आता है उससे मैं 100% ज़्यादा पढ़ाता हूँ। थ्योरी देख लो या कुछ भी देख लेना, जब आप लोग मॉक देते हो तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपका कुछ क्वेश्चंस 100% नहीं, 10 में से एक क्वेश्चन कभी कभार बड़ा अजीब सा ऐसा आता है, तो मैंने फिर क्लास में सोचा कि इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाता हूं। आगे वाले क्वेश्चंस भी ऐसे बड़े हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। याद रखना भाई, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो यहां से अगर अपने पास ये 1:2 में बांटने वाली लाइन हो, अगर 1:2 में बांटने वाली लाइन हो, ये लाइन अगर पैरेलल है, ये भी 1:2 में बांटने वाली लाइन हो, ये पॉइंट हो, ये अपने पास 1:2 है, तो ये भी अपने पास अगर 1:2 में बांटने वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल हो, तो सेम रेशियो में बांटने वाली जो लाइन, कोई भी पॉइंट से जो एक पॉइंट्स बनेगा, जो बिंदु पथ बनेगा, ये भी इनके पैरेलल ही होगा अगर ये 1:2 का रेशियो है तो, क्योंकि रेशियो अपने पास सेम है, रेशियो अपने पास सेम है, ये लाइन अपने पास रेशियो अपने पास सेम है, और ये लाइन जो है अपने पास यहाँ से एंगल बराबर है, तो मुझे बताओ रेशियो 1:2, रेशियो 1:2, और ये एंगल कॉमन होने के कारण दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये इसके साथ पैरेलल। ऐसे आगे भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे हम लोग आगे भी प्रूव कर सकते हैं। यानी कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल आप लोग बनाते हो, ए बी और सी, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी ट्रायंगल बनाते हो आप लोग ए बी और सी, अब ये बीसी के पैरेलल ए मूव करना शुरू कर दे, बीसी के पैरेलल अगर ए मूव करना शुरू कर दे, थोड़ी देर बाद अगर ये यहां पर आ जाए, तो ध्यान रखना ए पॉइंट अगर यहां पर आ गया तो भी अपने पास जो रेशियो होगा, सेंट्रोइड का जो रेशियो होगा 1:2 यहां पर आएगा। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, अब ये 1:2 में बांटने वाला इस ग्रीन वाले का सेंट्रोइड यहां पर बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर थोड़ी देर बाद बीसी के पैरेलल कोई पॉइंट यहां पर आ गया, ये पॉइंट ए यहां पर आ गया, तो जो ब्लैक वाला ट्रायंगल बनेगा, ये मान लो इस प्रकार से, इसका जो सेंट्रोइड है वो यहां पर ये आ जाएगा। मिड पॉइंट तो यही रहना है, बीसी के पैरेलल लाइन है, तो ये इसके ऑलवेज जो पैरेलल होगा, ये अपने पास ध्यान रखना सेंट्रोइड पैरेलल होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर कभी भी ए पॉइंट बीसी के पैरेलल मूव करना शुरू कर दे, तो निम्न में से 4 सेंटर होते हैं, कौन सा सेंटर, ये पूछा गया है कि कौन सा सेंटर हमेशा पैरेलल होगा, तो सेंटर जो पैरेलल होगा 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेंट्रोइड। ठीक है, आगे कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।